बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक फिनिश किया है उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स थे, जिसमें हमने प्लांट हार्मोन्स डिस्कस किए थे। उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हमने ऑक्सिन्स को, साइटोकाइनिन्स को, जिब्रेलिन को, इथाइलिन को, इन सब को डिस्कस किया था। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिक्स। फार्माकोग्नोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बायोलॉजिक्स को देखेंगे कि आपके पास बायोलॉजिक्स क्या होते हैं। बायोलॉजिक्स आपके पास फर्स्ट उसकी डेफिनेशन क्या है। आपके पास बायोलॉजिक्स जो है प्रेपरेशन है। प्रेपरेशन में आपके पास वो ड्रग भी हो सकती है, वैक्सीन भी हो सकती है और एंटीटॉक्सिन भी हो सकते हैं, जिनको आप किन से सिंथेसाइज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज किया जाता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट से। और आप यूज़ किस किस पर्पस के लिए करते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, प्रिवेंटिव पर्पस के लिए एंड थेराप्यूटिक एजेंट के तौर पर आप यूज़ करते हैं इस प्रिपरेशन को। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि आपके पास एंटीजन क्या है। एंटीजन आपके पास ऐसा मटेरियल है जो प्रोवोक्स करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। अगर हम कहें तो इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। बायोलॉजिकल डेफिनेशन भी हम देखेंगे, केमिकल भी देखेंगे और फिज़िकल भी देखेंगे। फर्स्ट हम बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ एंटीजन की बात करते हैं। बायोलॉजिकल डेफिनेशन में एंटीजन आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप किसी भी इंसान के या अदर वर्टिब्रेट के टिश्यू में जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये क्या कॉज करता है, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन कॉज करता है। वो जो आपके पास एंटीबॉडीज़ हैं वो देन रिएक्ट करती हैं स्पेसिफिकली उस एंटीजन के साथ और आप स्टिमुलेट कर देती हैं प्रोडक्शन को एंटीबॉडीज़ की। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है केमिकल डेफिनेशन क्या है। केमिकल डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम केमिकली एंटीजन्स को देखें तो दे आर प्रोटीन्स। कुछ हाई मोलिकुलर वेट्स की भी होती हैं, जैसे पॉलीसेक्राइड्स हैं, वो भी एंटीजेनिक हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फिज़िकल डेफिनेशन। आपके पास क्या है एंटीजन की। अगर हम फिज़िकल डेफिनेशन की बात करें तो एंटीजन जो है वो पोजेस करता है हाई मोलिकुलर वेट। वेट होना चाहिए मोर देन 10,000 बेसिकली रिक्वायर्ड होता है एंटीजन के लिए। ठीक है। आपके पास जो हाई मोलिकुलर वेट है किसी भी एंटीजन का, वो एसोसिएट करता है उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी के साथ। अगर हम नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंटीजन की। ठीक है। आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या एंटीजन की, तो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास। नंबर फर्स्ट पे आती है इम्यूनोजेनिसिटी एंड नंबर सेकंड पे आती है स्पेसिफिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंटीजन डिटर्मिनेट्स। एंटीजन डिटर्मिनेट्स क्या है आपके पास। अगर हम इनकी बात करें तो ये आपके पास स्मॉल केमिकल साइट्स होती हैं एंटीजन पे, मॉलिक्यूल पे। इनको हम कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेट्स। ये आपके पास जहाँ पर एंटीबॉडीज़ आके कंबाइन करती हैं, वन साइड के साथ भी कंबाइन कर सकती हैं और वन से ज़्यादा साइड के साथ भी ये कंबाइन कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो एंटीजन है वो डायरेक्टली कंसर्न्ड होता है विद इन्फेक्शियस डिजीज़। नंबर फर्स्ट पे है एक्सोटॉक्सिन, नंबर सेकंड पे प्रोटीन, नंबर थर्ड पे कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया एंड नंबर फोर्थ पे आपके पास है प्रोटीन कोट ऑफ वायरस पार्टिकल। अब हेप्टिन्स क्या होते हैं आपके पास। अगर हम हेप्टिन्स की बात करें तो ऐसे कंपाउंड है जिनका मोलिकुलर वेट जो है वो 10,000 से कम होता है, लोअर देन 10,000, तो इनको हम कहते हैं हेप्टिन्स। हेप्टिन्स ये दे कैन बी पार्शियल एंटीजन्स। ठीक है। अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ लो मोलिकुलर वेट ये आपके पास इंड्यूस नहीं करते फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ को बाय देमसेल्फ एंड दे लैक द प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी आपके पास। लेकिन ये इस कैपेबल होते हैं कि अटैच कर जाए होस्ट प्रोटीन के साथ और आपके पास एक कंप्लीट एंटीजन बना दें जो इंड्यूस कर सकता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ को स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर हेप्टिन। लेकिन ये सिर्फ पर्टिकुलर हेप्टिन्स में होता है, ऑल हेप्टिन्स में ऐसा नहीं होता। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ,
के लो मोलिकुलर वेट, हेप्टेन्स के लो मोलिकुलर वेट की वजह से दे कैन नॉट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय देमसेल्फ and also they lack the property of immunogenicity, but they can attach with the host protein to form a complete antigen which will induce the formation of antibodies specific for the particular hapten. अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एक ड्रग है या उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है तो वो हेप्टेन के तौर पर एक्ट कर सकता है। इस एक्शन में आप देखेंगे तो ये मैनी ड्रग एलर्जीज़ का एक्शन की बेसिस है, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन एलर्जी है, पेनिसिलिन एलर्जी आपके पास कब होती है, जब इम्यून सिस्टम जो है वो मिस्टेकनली रिएक्ट कर जाता है ड्रग के साथ एज अ हार्मफुल सब्सटेंस के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ आप क्या होती हैं, एंटीबॉडी को आप जो हैं ये ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये बेसिकली आपके पास लार्ज वाई शेप प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होती है मेनली बाय प्लाज्मा सेल्स और यूज़ होती है, इम्यून सिस्टम इसको यूज़ करता है टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस। एंटीबॉडी आपके पास क्या है, एंटीबॉडी ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन is a large Y-shaped protein basically produced mainly by plasma cells that is used by the immune system to identify and neutralize pathogens such as bacteria and viruses. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स के एंटीबॉडीज़ की। अगर हम टाइप्स की बात करें देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। नंबर 1 है आपके पास सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ एंड नंबर 2 पे आती हैं फिक्स्ड एंटीबॉडीज़। अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है एंटीबॉडीज़ का। अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें, एंटीबॉडीज़ आर इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रोटीन सो दे आर कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रोटीन है सो दे आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडी, ईच एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड्स एंड 2 हैवी चेन्स इसमें इंक्लूड है आपके पास एंड 2 लाइट चेन्स इंक्लूड हैं और ज्वाइन कर रहे होते हैं ये एक वाई शेप मॉलिक्यूल के तरह, ठीक है, ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म वाई शेप मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या है आपके पास जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है आपके पास इन द टिप्स ऑफ द वाई के जो टिप्स हैं उस पे जो आपके पास अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो वेरी करता है ग्रेटली अमंग डिफरेंट एंटीबॉडीज़। डिफरेंट एंटीबॉडीज़ में जो है जो वाई का अमाइनो एसिड सीक्वेंस है टिप्स पे वो वेरी करता है। ये जो आपके पास वेरिएबल रीजन्स होते हैं ये आपके पास कंपोज्ड होते हैं 110 to 130 अमाइनो एसिड्स के साथ एंड आपके पास जो एंटीबॉडी है वो आपके पास जो स्पेसिफिक होती है बाइंडिंग एजेंट के एंटीजन के साथ। अमाइनो एसिड आपके पास इंक्लूड जो वेरिएबल रीजन्स हैं उनमें इंक्लूड्स हैं एंड ऑफ द लाइट एंड हैवी चेन्स, दोनों के एंड जो हैं वो इंक्लूड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबॉडीज़ के टाइप्स क्या हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो एंटीबॉडीज़ आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर क्लासेस। IgM, ठीक है, IgG, IgA, IgD एंड IgE। आप इसको सीक्वेंस से भी याद कर सकते हैं ADEGM, ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो IgG है। ये 70 to 75% आप में प्रेजेंट होती है। ये आपके पास जो मोस्ट अबंडेंट सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है 70 to 75%। ये आपके पास वो एंटीबॉडी है जो पास कर सकती है प्लेसेंटा से। ये आपको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। अगर हम मोलिकुलर वेट की बात करें तो इसका मोलिकुलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 है एंड इट कंटेन 1400 अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो आपके पास है IgM। ये आपके पास जो है 10% होती है, ठीक है। आपके पास IgM जो है जब न्यू बॉर्न इन्फेंट है वो अपनी एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन जो अपेयर होती है वो IgM होती है। IgM मॉलिक्यूल जो है वो पेंटामर है 4 चेन इम्यूनोग्लोबुलिन यूनिट का। ये आपके पास आपको मिलता है ब्लड एंड लिम्फ फ्लूइड्स में, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है IgA की बात करें तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन इसके ब्लड स्ट्रीम में होती है। IgA जो है ये आपको एक्सटर्नल सेक्रेशंस में मिलता है, जैसे सालाइवा है, सेक्रेशंस एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक की, उसमें ये आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है IgD। ये 1% और लेस देन 1% होती है। ये आपके पास प्रेजेंट होती है ऑन द सरफेस ऑफ द बीटा सेल्स एंड प्ले अ रोल इन द इंडक्शन ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। IgE जो है ये 0.001% और लेस देन 0.001% होती है। ये आपके पास बेसिकली एसोसिएट है एलर्जिक रिएक्शन के साथ। ये वाइवा वाइज क्वेश्चन है और ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वाइवा में कि कौन सी एंटीबॉडी है जो एलर्जी में इन्वॉल्व है। इसके अलावा बाकी एंटीबॉडीज़ का भी टाइप्स का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और फिर टाइप्स में जो इनकी परसेंटेज है वो बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन जो एलर्जी है वो रोल पूछ लेते हैं, या आपके पास जो इन्फेंट है उसका पूछ लेते हैं कि कौन सी उसमें सबसे फर्स्ट अपेयर होती है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो आप वाइवा के लिहाज से इसको साथ ही याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर टाइप्स, नेचुरल एंड इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अगर हम नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें तो ये बाय बर्थ जो आपको इम्यूनिटी मिलती है वो होती है नेचुरल रेजिस्टेंस होती है विद विच अ पर्सन इज़ बॉर्न। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपके पास क्या है, ये वो इम्यूनिटी है जो पर्सन जो है वो ऑब्टेन करता है फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़ इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू एन एंटीजन। जैसे आपके पास वैक्सीनेशन से आपको मिल रहा है, या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के अटैक से एंटीजन का एक्सपोजर हुआ है, या फ्रॉम द ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड फ्रॉम द मदर टू फीटस। डिफरेंट आपके पास है कि ये एक नहीं है, ये वो इम्यूनिटी है जो आप ऑब्टेन करते हैं either from the development of antibodies in response to exposure to an antigen as from vaccination or an attack of infectious disease, or from transmission of antibodies, or from mother to fetus through placenta or injection of antiserum etc. नेक्स्ट हमारे पास इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं आपके पास। तो 2 टाइप्स कौन सी हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की? एक्टिव इम्यूनिटी आपके पास और पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है। ठीक है, अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है जो पर्सन जो है इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करता है इन रिस्पॉन्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंस इनटू द बॉडी। अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी ऐसे टाइप है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो इम्यूनिटी को डेवलप करता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ इनटू द बॉडी। अगर हम इस टाइप की बात करें तो जो बॉडी सेल्स हैं वो स्टिमुलेट नहीं होते कि वो अपनी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सकें। तो जो इम्यूनिटी है जो पर्सन एक्वायर्ड करता है वो सेल्फ डिवेलप नहीं होती, बल्कि वो पास करती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। तो इसमें हम जो है जो इम्यूनिटी की टाइप को अप्लाई करते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी को अप्लाई करते हैं। अब आपके पास जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हम नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये आपके पास नेचुरल मैनर से जो आपको रिसीव हो रही होती है। नेचुरली एक्वायर्ड से आप याद रख लें जो नेचुरल मैनर से आप रिसीव कर रहे हैं, बॉडी रिसीव कर रही है, उसको हम नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। लेकिन जो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है ये आपकी बॉडी रिसीव कर रही होती है थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स और टॉक्सोइड से। ठीक है, इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि हम आर्टिफिशियली ही वैक्सीन्स और टॉक्सोइड्स एंटीटॉक्सिन बनाते हैं, तो उसमें आप ये आर्टिफिशियली रिक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी को याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है पैसिव इम्यूनिटी। इसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है। अगर नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये आपके पास प्रेगनेंसी में जो इम्यूनिटी मिल रही होती है, जिसमें आपके पास जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पास करती हैं मैटरनल से फीटल ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, और आपके पास जो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है ये शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन है जो आपको मिलती है बाय द इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज सच एज गैमा ग्लोबुलिन। ठीक है, जो आपके पास प्रोड्यूस नहीं होती रेसिपिएंट सेल से, या आपके पास
क्विकली प्रोड्यूस होती हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ये आपके पास क्या है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन है जो इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ दिए जाते हैं, जैसे गैमा ग्लोबुलिन है। ये आपके पास रेसिपिएंट सेल प्रोड्यूस नहीं करते, सो आप इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। ये आपके पास जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्सीन्स क्या होती हैं, ठीक है। अब अगर हम वैक्सीन की बात करें तो ये आपके पास एक बायोलॉजिकल प्रेपरेशन है जो आपको प्रोवाइड करती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ से आप जो है ना प्रिवेंट करती है। ये आपके पास जो है सब्सटेंस यूज टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ये आपको प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और मोर डिजीज़, ठीक है। आपके पास जो है ये प्रिपेयर की जाती है पॉजिटिव एजेंट के साथ। किस टाइप की हो सकती हैं, लिविंग भी हो सकती हैं, एटीन्यूएटेड हो सकती हैं और किल्ड वैक्सीन हो सकती हैं। वैक्सीन जो क्रिएट करती हैं इम्यूनिटीज़ को हम जिससे की जाती है इम्यूनाइजेशन, नीडल्स भी कहते हैं और शॉट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम वैक्सीन्स में बात करें एक्टिव इम्यूनाइजेशन की विद नॉन लिविंग वैक्सीन के साथ, तो नॉन लिविंग वैक्सीन जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं वैक्सीन प्रोटेक्शन आपको ओनली लिमिटेड टाइम के लिए। तो इसके लिए जो आपको है रिपीटेड वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड होती है ताकि आप जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है या कोई भी डिजीज़ है उससे जो है प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकें, अपनी प्रोटेक्शन को मेंटेन कर सकें। तो उसके लिए जो हम करते हैं वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है नॉन लिविंग वैक्सीन के साथ। जैसे टाइफाइड फीवर के अगेंस्ट होती है, कॉलरा है, ठीक है, इनके अगेंस्ट होती है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद नॉन लिविंग वायरस वैक्सीन के साथ होती है। अब अगर हम बात करें एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद लिविंग वैक्सीन के साथ, तो ये आपके पास जो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन लिविंग एजेंट के साथ ये इसलिए प्रेफरेबल होती है क्योंकि इससे जो एक तो ये किल्ड वैक्सीन्स होती हैं, दूसरा इनमें ये लॉन्गर लिव्ड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसमें आपको एक सिंगल वैक्सीनेशन रिक्वायर होती है, जैसे मीज़ल्स हैं, मम्स हैं, र्यूबोला है, ये सफिशेंट होती हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। आपके पास जो वैक्सीन का यूज़ है ये कॉन्ट्राडिक्टेड है। क्यों? इन कंडीशंस में जिसमें आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आपका डिप्रेस हो, जैसे थेरेपी, आप ऐसी कोई थेरेपी कर रहे हैं जिसमें स्टेरॉइड्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या आपके पास इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं, इस तरह में आप जो है अवॉइड करते हैं वैक्सीनेशन को। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आपके पास जो कॉज कर सकती है वो फीवर है, सोरनेस है कि इंजेक्शन साइट पे सोरनेस हो जाए या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, ठीक है। हेडेक भी हो सकता है, जैसे आजकल कोविड है तो कोविड की वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन इतने मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जैसे आपके पास किसी को फीवर हो जाता है, किसी को हेडेक है, ठीक है, किसी के वैसे ही बॉडी में पेन है। तो इस तरह डिफरेंट हैं, पर्सन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं कि इसके आपके पास ये क्या कोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन। अगर हम इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन जो है वो गारंटी नहीं देती कि वो कंप्लीट प्रोटेक्शन करेंगी आपका किसी भी डिजीज़ से, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो होस्ट इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा होता कि उस तरह से जिस तरह से उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए उस तरह से उसका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से वैक्सीन जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव उसके लिए प्रूव नहीं होती। तो ये किस वजह से हो सकता है? ये ड्यू टू लोअर इम्यून सिस्टम की वजह से हो सकता है, या डायबिटीज़ है, स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं आप, उसकी वजह से हो सकता है, या किसी को HIV इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है, या होस्ट इम्यून सिस्टम जो है वो बीटा सेल की फॉर्मेशन ही नहीं कर रहे हैं, उनके जो बीटा सेल हैं उन वो इस काबिल ही नहीं है कि वो जनरेट कर सकें एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन से, ठीक है। आपके जो एंटीजन है उससे एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होती। तो इसलिए वैक्सीन जो है मोस्टली जो है ये गारंटी होती है कि कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि वैक्सीन की कोई गारंटी नहीं होती कि आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ से। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं वायरल वैक्सीन्स। कौन कौन सी हैं? अगर हम वायरल वैक्सीन्स में बात करें तो जो लिविंग वायरस कंटेन करती हैं वायरल वैक्सीन, उनमें हमारे पास
सॉरी, लाइट चली गई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, सॉरी। वायरल वैक्सीन की बात करें तो वायरल वैक्सीन में जो लिविंग वायरस कंटेन करती हैं वो आपके पास है मम्प्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स है, येलो फीवर है। ये वैक्सीन जो है वो कंटेन करती हैं लिविंग वायरसेस को। इसके अलावा जो आपके पास है इनएक्टिव और किल्ड वायरस, उनमें क्या आपके पास वो यूज़ होती हैं इन्फ्लुएंजा के लिए एंड रेबीज़ के लिए। अगर आपके पास जो प्रेपरेशन है जो कंटेन करती हैं किल्ड वायरसेस को, वो अवेलेबल होती हैं फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट पोलियोमिलाइटिस, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जो है हम वैक्सीन्स को 1 बाय 1 भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपके पास वायरल वैक्सीन्स में कौन कौन सी वैक्सीन्स इंक्लूड है। हम स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन सब को, येलो फीवर, इन सब को 1 बाय 1 भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।